नमस्कार दोस्तों। जब हम किसी किताब को खोलते हैं तो सबसे पहले उसका प्रीफेस या भूमिका देखते हैं। वह भूमिका हमें बताती है कि किताब किस विषय में है, किस बारे में है। ठीक उसी तरह दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान यानी हमारे भारतीय संविधान की भी एक भूमिका है, जिसे हम प्रस्तावना या प्रिएम्बल कहते हैं। N. A. पालकीवाला, जो कि एक प्रख्यात न्यायविद हैं, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड यानी परिचय पत्र कहा था। लेकिन यह प्रस्तावना आई कहाँ से, इसके पीछे एक गहरा इतिहास है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ऐतिहासिक दस्तावेज रखा था, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। यह प्रस्ताव केवल एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि उस नए भारत का खाका, ब्लूप्रिंट था, जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को परिष्कृत करके, बदलकर और सुंदर शब्दों में ढालकर हमारे संविधान का प्रस्तावना बनाया गया। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने अपने संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की थी, और भारत ने भी इसी बेहतरीन परंपरा को अपनाया। तो आइए सबसे पहले हम इस पवित्र पाठ को पढ़ते हैं और इसके वजन को महसूस करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अगर इस प्रस्तावना को हम ध्यान से देखें तो इसमें 4 सबसे महत्वपूर्ण बातें, इंग्रेडिएंट्स छिपे हुए हैं, जो पूरे संविधान का निचोड़ है। पहला, संविधान की शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से। इसका मतलब है कि संविधान की शक्ति किसी राजा, किसी बाहरी सरकार या ब्रिटिश संसद से नहीं मिली है। इसकी शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। दूसरा, भारतीय राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। यह बताता है कि हमारा देश कैसा होगा। भारत एक संप्रभु, सॉवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और गणराज्य यानी रिपब्लिक देश है। तीसरा, संविधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, अर्थात यह नागरिकों को क्या देना चाहता है। न्याय यानी जस्टिस, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, समता, इक्वलिटी और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। चौथा, अपनाने की तिथि, डेट ऑफ एडॉप्शन। यह साफ साफ बताता है कि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया था। अब आते हैं आज के इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जहां हम प्रस्तावना के एक एक शब्द का विश्लेषण करेंगे और उसका गहरा संवैधानिक अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन। संप्रभु का सीधा मतलब है भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत के ऊपर कोई भी बाहरी शक्ति
नहीं है। भारत अपने आंतरिक इंटरनल मैटर्स और बाहरी एक्सटर्नल मैटर्स खुद तय करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। हालांकि भारत राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का भी हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि भारत की संप्रभुता कम होती है। भारत किसी भी विदेशी क्षेत्र को हासिल कर सकता है या अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी समझौते के तहत दूसरे देश को दे सकता है। दूसरा शब्द है समाजवादी, सोशलिस्ट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शब्द मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 1976 से पहले भारत समाजवादी नहीं था। हमारे नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में समाजवाद पहले से ही मौजूद था। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, न कि साम्यवादी समाजवाद, कम्युनिज्म, सोशलिज्म या मार्क्सिज्म है। साम्यवादी समाजवाद में सब कुछ सरकार का होता है और निजी संपत्ति समाप्त कर दी जाती है, लेकिन भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर और निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारतीय समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। यह शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारत में पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। पश्चिमी देशों में राज्य और धर्म का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है, लेकिन भारत में सकारात्मक पंथ निरपेक्षता, पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। इसका मतलब है कि भारत राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य सभी धर्मों का सम्मान, समान सुरक्षा और समान संरक्षण देगा, चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। कानून की नजर में सब बराबर है। चौथा शब्द है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इसका मतलब है कि हम केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वे हमारे लिए कानून बनाते हैं। प्रस्तावना में जिस लोकतंत्र की बात की गई है वह केवल राजनीतिक या पॉलिटिकल नहीं है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी न हो। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को स्वीकार करती हो। पांचवा शब्द है गणराज्य, रिपब्लिक। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है, राजशाही, मोनार्की, और गणराज्य यानी रिपब्लिक। ब्रिटेन में राजशाही है क्योंकि वहां का राष्ट्राध्यक्ष राजा या रानी वंशानुगत हेरिडिटी से होता है, लेकिन भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वंशानुगत नहीं होते हैं। वे एक निश्चित समय 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसका एक मतलब और भी है कि भारत में कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है और सभी सार्वजनिक कार्यालय हर एक नागरिक के लिए हर समय खुले हुए हैं। संविधान के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं उन 4 स्तंभों की जो भारत के नागरिकों को सुरक्षा और अधिकार देते हैं। पहला, न्याय, जस्टिस। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जाति, रंग, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय का मतलब है कि अमीर गरीब की खाई को कम किया जाएगा और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। यह धारणा हमने 1917 की रूसी क्रांति से ली है। स्वतंत्रता।
लिबर्टी, यहाँ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ भी करने की खुली छूट, लाइसेंस मिल गया है। स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं हैं जो मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स में बताई गई हैं। यह विचार हमने फ्रांसीसी क्रांति से लिया है। समता, इक्वलिटी, इसका मतलब है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलेंगे। बंधुता, फ्रेटर्निटी, बंधुता का मतलब है भाईचारे की भावना का विकास। भारत की विविधता को देखते हुए भाईचारा बहुत जरूरी है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, इसी भाईचारे को बढ़ावा देती है। इसमें दो बातें शामिल हैं, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? अब आते हैं भारतीय न्यायपालिका के सबसे बड़े कानूनी विवादों में से एक पर कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। इसे समझने के लिए हमें तीन बड़े केसेस, मुकदमों को देखना होगा। सबसे पहला है बेरूबाड़ी यूनियन मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग को खोलने वाली चाबी तो है, लेकिन यह संविधान का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसे अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता। दूसरा, केशवानंद भारती मामला 1973। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मामला था। 13 जजों की बेंच। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और कहा प्रस्तावना संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि संविधान को प्रस्तावना के प्रकाश में ही पढ़ा और समझा जाना चाहिए। तीसरा, LIC ऑफ इंडिया का मामला 1995। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा यानी इंटीग्रल पार्ट है। वर्तमान समय में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा माना जाता है, हालांकि यह नॉन जस्टिसिएबल है, यानी इसके आधार पर आप सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं जीत सकते और यह संसद की शक्तियों को सीमित नहीं करती। अब सवाल उठता है कि क्या संसद अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में बदलाव या संशोधन कर सकती है? यह सवाल भी पहली बार केशवानंद भारती के मामले में उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है कि संसद प्रस्तावना के उस हिस्से में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। यानी आप प्रस्तावना को मजबूत तो कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल सिद्धांतों जैसे लोकतंत्र, संप्रभुता और न्याय को नष्ट नहीं कर सकते। इतिहास में केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, वह था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके जरिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला समाजवादी, सोशलिस्ट, दूसरा पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर और तीसरा अखंडता, इंटीग्रिटी। इस संशोधन को कोर्ट ने वैध माना था। तो संक्षेप में कहें तो प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, उसका मर्म है। यह वह कसौटी है जिसमें आप जांच सकते हैं कि हमारी सरकारें सही काम कर रही हैं या नहीं। जब भी देश के सामने कोई संवैधानिक संकट आता है तो न्यायपालिका इसी प्रस्तावना का रुख करती है। यह केवल एक कानूनी पन्ना नहीं है, बल्कि हम सब भारतीयों का एक सामूहिक संकल्प है। उम्मीद है कि आपको प्रस्तावना से संबंधित यह विस्तृत और विश्लेषणात्मक वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।